क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक हमारी ज़िंदगी करवट ले लेती हो? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और इंसान को एक पुनर्जन्म सा प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं हूँ अमित भटनागर और स्वागत करता हूँ आपका एस्ट्रोलॉजी हब में। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 8वें भाव यानी 8th हाउस की और यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठ जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। 8th हाउस मृत्यु का ही नहीं जन्म का भी भाव होता है, लेकिन ये इंसान को कैसे अरबपति बना देता है, कैसे रोड पर ला देता है, ये सारी बातें करेंगे हम आज के वीडियो में। और कौन सा ग्रह बैठकर क्या जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, इसको समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक ऐसा भाव है जो कि भाग्य भाव यानी 9th हाउस से 12वां भाव है, यानी भाग्य के लॉस का भाव कहा जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको अरबपति बना देते हैं। क्या ये भाग्य का लॉस है या सच में ये भाग्य बना देता है? ये छठे भाव से किस तरह डिफरेंट है? छठा भाव हमारी जिंदगी में छोटे छोटे परिवर्तन लाता है, लेकिन 8वां भाव जब एक्टिवेट होता है, जब 8वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट की दशा आती है, तो जिंदगी कैसे करवट लेती है, सारी बातें हम करेंगे आज के वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो बात करते हैं कि अगर 8th हाउस में सूर्य बैठे हों तो क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले समझिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 8th हाउस 9th हाउस से 12वां भाव है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ऐसा माना जाता है कि 8th हाउस के अंदर जब भी कोई प्लैनेट बैठेगा, चाहे वो शुभ प्लैनेट हो या अशुभ प्लैनेट, यानी कि सूर्य, राहु, केतु, शनि, इस टाइप के मैलेफिक यानी बुरे प्रभाव वाले प्लैनेट्स हो, उनकी क्षमता कम हो जाती है। कितना भी पावरफुल प्लैनेट क्यों ना बैठा हो 8th हाउस में, उसमें एक नैसर्गिक कमी आ जाती है, अपनी पावर्स खो देता है और जो रिजल्ट उसको देने चाहिए थे वो नहीं दे पाता, क्योंकि भाग्य भाव से 12वां भाव है ये, और 12वां भाव किसी भी चीज की हानि को दर्शाता है। तो आप ये सूत्र तो मानकर चलिए, चाहे कोई सा भी प्लैनेट बैठे वो आपको अरबपति ही क्यों नहीं बना दे, लेकिन अरबपति वो आपको ओवरनाइट नहीं बनाएगा। ओवरनाइट नहीं होगा, नो मैटर व्हाट, आपको इनिशियल स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस संघर्ष का भाव है। ये बिना संघर्ष के देता ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। कितने भी बड़े 30 मार्क आ जाए, अगर 8th हाउस में बैठे प्लैनेट या 8th हाउस में बैठे प्लैनेट के स्वामी की दशा आ गई, तो वो चीज आपको थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य बैठे हों तो क्या प्रभाव होंगे। अब सूर्य कैसे प्लैनेट हैं? सूर्य एनर्जी के प्लैनेट हैं। सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यानी ये शो करते हैं पावर को। पावर है, स्ट्रांगनेस है, और ये चीज पावर और स्ट्रांगनेस कहां मिलती है आपको? टॉप पोजीशन से मिलती है। या तो सूर्य जब बैठेगा 8th हाउस में तो आपको टॉप पोजीशन पे बैठाएगा। कौन कौन सी फील्ड में पहुंचाएगा? ये आपको नेता बना सकता है, या आपको अभिनेता बना सकता है, क्योंकि यहां पावर आती है। जितने भी टॉप के सुपरस्टार्स हैं, टॉप के नेता हैं, इनके पास पावर होती है। ये आपको आईएएस बना देगा, ये आपको पुलिस में टॉप पोजीशन से पहुंचा देगा, कॉर्पोरेट में आपको टॉप पोजीशन से पहुंचा देगा, लेकिन इसकी नैसर्गिक पावर कम होगी, इसलिए बिना स्ट्रगल के नहीं पहुंचाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जूते घिसने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ये अचीव करेंगे बिल्कुल 100% कंफर्म्ड है, लेकिन बिना मेहनत करे नहीं। दूसरा क्या है, 8th हाउस का एक नियम है, जब ये देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको बोलते हैं सर्वोच्चता या निम्नता। या तो देगा तो इतना दे देगा कि कुछ कहने के ही नहीं, छप्पर फाड़ के, जैसे मैंने अभी शब्द यूज किए थे, या फिर निम्नता, आपको जिंदगी में इतना गिरा देगा कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करोगे कि मेरी इस जिंदगी का पर्पस क्या है। आप अपने आप को कोसोगे कि मैं ही क्यों, मुझे ही हमेशा ये परेशानी क्यों होती है। इसलिए जब 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट या 8th हाउस के स्वामी की दशा आ जाए, तो इंसान के अंदर देखना पड़ता है कि उस कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव नहीं है, तो इंसान अपने आप को इंफीरियर महसूस करेगा, अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। आप सोचोगे ये इंसान ओवरनाइट कैसे बदल गया, क्योंकि आप जानते थे जिस व्यक्ति को 10-20 दिन पहले या 1 महीना 2 महीना पहले जब उसकी दूसरी दशा चल रही थी, वो डिफरेंट आदमी, डिफरेंट पर्सनैलिटी थी वो। लेकिन आज 20 दिन बाद या 1-2 महीने बाद जब उसकी नई दशा स्टार्ट हुई है,
कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो गया है, वो असमंजस में रह रहा है कि अरे मैं कंफ्यूज पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये एर्थ हाउस में के नैसर्गिक गुण हैं, एर्थ हाउस में बैठे प्लैनेट की वजह से ये सब होता है। दूसरा क्या बात होगी, आपको हेल्थ चैलेंजेस दे देगा। अब जन्म का भी भाव है, मृत्यु का भी भाव है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होनी ही है, ये तो आप समझ के चलो। क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य किस चीज़ के, फीवर के हैं, बोन्स के हैं, बोन मैरो के हैं, जितनी भी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं सूर्य, उन सब चीज़ों में आपको वो बीमारियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। फ्रिक्वेंट फीवर होंगे, फ्रिक्वेंट कफ होगी, फ्रिक्वेंट आपको बोन्स ज्वाइंट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एर्थ हाउस नैसर्गिक कमी लाएगा आपकी इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी वीक होगी, कमजोर करेगा, और सूर्य जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज के अंदर कमी पक्का लेकर आएगा। कहा जाता है कि क्योंकि सूर्य अब जो है, सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जिनका सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो, उनका परिवार उनको क्रेडिट नहीं देता है। आप जिंदगी भर आपने अपने मेहनत करी अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या बोला, ये तो तुम्हारे फर्ज था, तुमने कौन सा एहसान कर दिया हमारे ऊपर ये करके। आप कैसा फील करोगे? नेग्लेक्टेड। आप कहोगे कि बस यही सुनने के लिए क्या मैं मेहनत कर रहा था। सो कभी भी मेहनत करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है एर्थ हाउस की। सूर्य बैठा हो, जो आप सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो पिता दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। संतान बोल रही है कि पापा ये तो आपका फर्ज था। आप उस पिता के दिल से पूछिए कि उसके दिल पर उस समय क्या बीतेगी, जिसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना खाना देखा, ना पीना देखा, ना कभी के नए कपड़ों के बारे में सोचा अपने परिवार के लिए, लेकिन उसका परिवार बोलता है तुमने एहसान थोड़े ना किया है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रेडिट नहीं मिलता सूर्य वीक हो जाए तो, या सूर्य एर्थ हाउस में आ जाए तो। फैमिली रिलेशंस में थोड़ी ठंडक देखने को मिल सकती है, परिवार के संबंधों में ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये सब एर्थ हाउस में करा देते हैं। अब एर्थ हाउस साधना का भी भाव है। साधना के लिए सूर्य अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। एर्थ हाउस साधना के लिए सूर्य बहुत पावरफुल प्लेनेट है, लेकिन सूर्य की भी शक्तियां यहाँ कम हो जाती हैं। अगर सूर्य के ऊपर किसी और पाप या क्रूर ग्रह की दृष्टि या कोई संबंध नहीं है एर्थ हाउस में, साधना में इंसान जा सकता है, अच्छी साधना कर सकता है, दीक्षा ले सकता है। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर किसी और पापी ग्रह की कनेक्शन आ गया, दृष्टि या युति किसी भी तरीके से, तो ये व्यक्ति को साधना से दूर ले जाएगा। वो कितनी कोशिश करेगा ध्यान केंद्रित करने की, साधना करने की, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग पाएगा। वो जीवन के जो भौतिक सुख है या भौतिक कामकाज है उनमें ही उलझा रहेगा, साधना की तरफ नहीं जा पाएगा। एर्थ हाउस सडननेस का भी कारक है। सडनली आपको गेन्स देता है, यानी अचानक से पैसे की प्राप्ति, अचानक से ही लॉस देता है। सूर्य अगर शुभ स्थिति में बैठा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कोई पापी ग्रह का कनेक्शन नहीं है, तो आपको सडन गेन्स भी हो सकते हैं। सो सडन पावर मिल सकती है, सडन फेम मिल सकता है। फेम का कारक है। आपने देखा होगा टिकटॉक में कोई किसी ने रील बनाई, वो वायरल हो गया, ओवरनाइट सेंसेशन बन गया, पूरा इंडिया जानता है जी, पूरा वर्ल्ड जानता है उसको, राइट। सडननेस हो गई, क्योंकि उसके अंदर एर्थ हाउस से सडननेस आती है। लेकिन यही सूर्य अगर पाप कनेक्शन में है तो उसको फेम नहीं डिफेम मिलेगा। डिफेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको उल्टा हो जाएगा, मुझे शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है। तो फेमस होने की जगह आप डिफेम मिलेगा आपको, और आपकी बदनामी होगी। बदनामी इज द राइट वर्ड, बदनामी होगी। पता नहीं आपका उसमें दोष है भी है नहीं है, लेकिन बदनामी जरूर होगी। आपने केसेस देखे होंगे जहां पर कोई इंसिडेंट हुई है, पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है कि ये ही असली कल्प्रिट है, उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है बिना कोर्ट ट्रायल के। ये सब कहां से आता है? सडन लॉसेस, सडन लॉस ऑफ फेम कहां से आता है? एर्थ हाउस से। और फेम का कारक है सूर्य। सो जब भी सूर्य की दशा आए एर्थ हाउस में बैठे हुए, या उस भाव में बैठे हुए ग्रह के स्वामी की दशा आए, राशि के स्वामी की दशा आए, तो ये चीजें होती हैं। आपको ध्यान रखना है जीवन में अपने वर्ताव के अंदर कि आप कैसा कंडक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर ईगो तो नहीं आ रहा है पावर की वजह से। यू हैव टू बी हम्बल।
इट इज इंपॉर्टेंट, आप कितने भी ऊंचे पोजीशन पे पहुंच जाएं, यू हैव टू बी हम्बल, यानी आपको नर्म स्वभाव का, आपको अच्छे स्वभाव का रहना है दूसरों के साथ में, ताकि आपकी रेपुटेशन बनी रहे। अगर आपका बर्ताव सही रहता है तो कोई माई का लाल आपको डिफेम नहीं दिला सकता। सारे ग्रहों में अगर कोई प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है तो वो मून है 8th हाउस के अंदर। क्योंकि हमने बात की थी बुध हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, जितने हमारे सौम्य प्लैनेट्स हैं ये उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जहां पर ये बैठ जाते हैं। 8th हाउस स्ट्रगल का हाउस है और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। चंद्रमा वैसे भी कमजोर हो जाते हैं। क्या करें? ये तो कमजोर हो गए, अभी क्या ऐसा व्यक्ति कैसे लक्षण एग्जिबिट करेगा, यानी कि क्या पर्सनैलिटी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की, समझिए इस बात को। अब चंद्रमा मन का कारक है, 8th हाउस में कमजोर हो गया, ऐसा व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना झेलेगा हमेशा। उसको हमेशा एक टेंशन बनी रहेगी, ओवर थिंकर हो जाएगा, मैं कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी उसके अंदर। खुद आपने देखे होंगे कुछ लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो सोल्यूशन की प्रॉब्लम ढूंढते हैं। उनको प्रॉब्लम चाहिए जिंदगी में, क्यों? अरे कहीं मैं ऐसा करूंगा तो वैसा तो, अरे भाई वो चीज हो ही नहीं रही अभी, तो सोच क्यों रहे हो उसके बारे में? लेकिन उनका दिमाग है, उनको सोचना है, क्योंकि वो रह ही नहीं सकते बिना सोचे हुए। थॉट प्रोसेस ही ऐसा नेगेटिव डेवलप कर लिया है, जो हालांकि हुआ हॉरोस्कोप की वजह से ही है, लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि जो चीज होती हुई नहीं दिख रही है दूर दूर तक, उसके बारे में भी सोचेंगे, प्लान ए और प्लान बी बना के बैठे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो नहीं चला जाऊंगा, अगर वैसा होगा तो मेरे परिवार में ये तो नहीं हो जाएगा, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, अगर मैं ऐसा बोलूंगा उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा। अरे भाई नहीं लग रहा बुरा, नहीं लग रहा, मत सोचो इतना ज्यादा। तो लेकिन मैं कह रहा हूं मत सोचो, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो ओवर थिंकर हो जाते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ऐसे इतनी, मैं आपको बोला ना कि सारे प्लैनेट्स में अगर सबसे कमजोर स्थिति है तो चंद्रमा अगर यहां बैठ जाए सबसे कमजोर स्थिति में आ जाता है। पर्सनैलिटी बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही वल्नरेबल मीन्स आपको सिर्फ इनको दिल की बात कह के देख लो, इनसे या इनसे दिल की बात कहलवा लो, 2 मिनट इनसे प्यार से बात कर लो, अभी आंसुओं की बाढ़ ना आ जाए, तो जो आप कहोगे वो मानने को तैयार हूं। मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिनका मून 8th हाउस में है क्या वो ओवर सेंसिटिव नहीं होते? मुझे कमेंट में बताना है आपको ये चीज। आपके जीवन में क्या लगता है आपको कि उनके मन में एक भावना है कि दुनिया मुझे नहीं समझती, मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, और जहां मैंने उनके तार छेड़े, उनके दर्द के तार छेड़े जरा से भी, बस वो आपके हो गए, वो एक तो टूट जाएंगे, आपके सामने रोना शुरू करेंगे, बहुत वल्नरेबल पर्सनैलिटी हो जाती है और वो जिंदगी भर आपके हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पता है, चंद्रमा सॉफ्टनेस का कारक है, बहुत ही मुलायम। एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि आपको डर लगेगा उनसे बात करते हुए, यार ये इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए आप भी केयरफुल हो जाओगे। और वो तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी डेवलप होती है कि बड़े ही पोलाइट से हो जाते हैं। अब बार बार हम बात कर रहे हैं 8th हाउस की, तो साधना का भाव है, मून जो है आपको साधना की तरफ ले जाता है। अगर इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो ना, 8th हाउस में बैठा है लेकिन कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, साधना की तरफ लेकर जाता है। पैसे का कारक भी है, पैसा भी देता है, और मून की सेकंड जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो सेकंड हाउस पर भी पड़ती है। तो अगर शुभ प्रभाव नहीं है, पैसा भी देता है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र ये सब पैसा देते हैं, गुरु ये सब पैसा देते हैं, राहु अचानक से पैसा देता है। कुछ लोग, कुछ प्लैनेट शॉर्टकट से देते हैं, कुछ लॉन्ग मीन्स के थ्रू देते हैं, लेकिन कुछ मेहनत से भी देते हैं। चंद्रमा जो है लग्जरी देता है। तो ध्यान रखिए, अगर चंद्रमा ठीक ठाक बैठा हुआ है, पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी वल्नरेबल हो सकती है, सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग भी हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। सो 8th हाउस को बहुत ही खराब बताया गया है, लेकिन अगर आप जो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते जा रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, हाँ जीवन के एक एस्पेक्ट में हमें कमी दे रहा है, या हमने मेहनत करी होगी, लेकिन पैसा बहुत देगा, पैसा देता है, ये बात निश्चित है। अभी राहु आएगा, मैं आपको राहु बताऊंगा 8th हाउस में वो क्या करता है, क्या जिंदगी कैसे पलटता है। बने रहिएगा वीडियो में आगे तक। पहले चंद्रमा की बात खत्म करते हैं। चंद्रमा पैसा दे रहा है मुझे सेंसिटिव पर्सनैलिटी दे रहा है, ओवर केयरिंग पर्सनैलिटी भी दे रहा है। ऐसे लोग पॉजेसिव हो जाते हैं,
थॉट प्रोसेस वैसा है ना। किसी को प्यार करेंगे ज़िंदगी में तो ओवर पॉसेसिव हो जाएँगे कि मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बार-बार बात कर रहे हैं हम। एंग्ज़ायटी हो सकती है ऐसे लोगों को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हाँ, आसान नहीं है। ये लोग जो हैं इनसे आपको सहानुभूति रखनी चाहिए कि ये इतना कुछ झेलते हैं जीवन में अननोइंगली, क्योंकि इनका नेचर बन गया है, इनको नहीं पता कि ये अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं। हेड्स ऑफ ऐसे लोगों को जो इतनी टेंशन लेते हैं और ये सर्वाइवर्स हैं, ये जीते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। इनको कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्ट्रगल ही देखा है, वो हमेशा टेंशन ही देखी है। टूटेगा तो वो जिसने कभी खुशी देखी हो, जो कमज़ोर हो। ये अब मैं थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैं दोबारा से ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, ये वल्नरेबल जो वर्ड यूज़ किया है ना मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमज़ोर हैं, ये सेंसिटिव हैं। आप इनसे प्यार से बात करो, ये रो देंगे, ये टूटेंगे नहीं, ये इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिफरेंस समझना आप इसका। इसके बाद इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये आपको खड़े-खड़े स्कैन कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी इन्होंने देखी है ना, स्ट्रगल्स देखी हैं। और 8th हाउस से मैंने आपको बताया साधना के लिए बड़ा अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, जब मून बैठा हो वहाँ पर। साधना से शक्तियाँ आती हैं, आप आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपके अंदर सेंस करने की, लोगों को परखने की क्षमता आती है। तो चंद्रमा वाले लोग, क्योंकि इनके पास ये स्पेशल पावर है, खड़े-खड़े बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप मन में क्या सोच रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इनसे बात करने का। समझ रहे हैं आप? तो चंद्रमा वाले लोगों से थोड़ा-सा सावधान भी रहिए, क्योंकि ये स्कैनर होते हैं, ये स्कैनर हैं, इनसे आप झूठा नकाब पहन के बात नहीं कर सकते, इनसे ट्रांसपेरेंट रहिए, बड़े प्यार से बात करेंगे, बहुत केयर करेंगे, थोड़ी-सी परेशानियाँ रखते हैं अपने पास अननेसेसरी, लेकिन नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट, भगवान ने ऐसा ही उनको भेजा है। अब मैंने एक बात करी थी बीमारियों की, अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तो मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है, हमारा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब। इसके बाद इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। चंद्रमा माता का कारक भी है, आत्मा का कारक भी है, इम्यूनिटी का कारक भी है, तो माता के सुख में कमी हो सकती है। माता दूर हों, आप बचपन से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे हों, किसी की माता ना हो। आत्मा से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी मन की बात तो बात करी मैंने, आत्मा इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ऐसे लोगों की। चंद्रमा अनकम्फर्टेबल बैठा हुआ ये था, उसके अंदर वीक है बहुत। तो छोटे से भी मौसम बदला, सबसे पहले खांसी जुकाम इनको शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई एक तो बारिश पड़ी है तो बीमार हो जाता है, हल्का सा मौसम चेंज हो जाए, पंखा चला तो वही बीमार हो जाते हैं। बहुत लोग होते हैं, कफ की परेशानी बनी रहती है हमेशा। ये कमज़ोर इम्यूनिटी की निशानी है और इम्यूनिटी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा ने आपको 8th हाउस में बैठ के पैसा दिया, आपको साधना दी, आपको माँ का प्यार भी दिया, परिवार का प्यार भी दिया, सब सुख-सुविधाएँ दी, आपका नेचर भी अच्छा बनाया। अशुभ प्रभाव में आपको थोड़ा ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग, ओवर पॉसेसिव भी बनाया, लेकिन नुकसान नहीं किया। शरीर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन यू आर द सर्वाइवर। आप आगे बढ़ते हो, नो मैटर आपके जीवन में कितने दुःख आएँ। मार्स यानी मंगल जो है एनर्जी के प्लैनेट हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद अगर किसी प्लैनेट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो मंगल के अंदर होती है। 8th हाउस मंगल का अपना ग्रह है, अपना घर है। यहाँ पर ये आकर स्ट्रांग हो जाते हैं, अपोजिट टू चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर आकर कमज़ोर होते हैं, मंगल यहाँ पर आकर मजबूत होते हैं। एक ही कंडीशन है, कर्क राशि में नहीं होने चाहिए, वहाँ नीच के हो जाते हैं वो। उसकी वजह से वहाँ कमज़ोर होते हैं, अदरवाइज़ मंगल का अपना नेचुरल नैसर्गिक ग्रह ये घर है और यहाँ पर आकर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स एग्जिबिट करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाते हैं यहाँ पर। अब आप समझिए, यहाँ पर 8th हाउस में मंगल बैठा है एक व्यक्ति का, वो क्या करेगा, उसकी क्या ट्रेट्स होंगी समझिए। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स लविंग होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, आउटडोर गेम्स वाली, चेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आउटडोर गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स का उसे मतलब नैसर्गिक प्यार होगा उसके अंदर। पुलिस में जाना चाहेगा, आर्मी में जाना चाहेगा, मिलिट्री में जाना चाहेगा और टॉप पोजीशंस पे भी पहुंचेगा, क्योंकि मंगल उसको प्रेरित कर रहा है, वो एनर्जी दे रहा है कि तुम जाओ और दुश्मन को मारो और कुछ मत सोचो,
आपने सुना होगा मांगलिक लोगों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत उसको चैनलाइज़ करना पड़ता है और मांगलिक लोगों से मांगलिक लोगों की ही शादी करानी चाहिए, बिल्कुल सच बात है। लेकिन उसको फैलाया ऐसे गया है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर मांगलिक से शादी करोगे, नहीं करोगे तो वो गलत बात है। मंगल के अंदर इतनी एनर्जी है कि ऐसा व्यक्ति खाली बैठ ही नहीं सकता। ये कुछ भी कर लें, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तिकड़म घूमती रहेगी, क्योंकि ये एनर्जी वाला प्लेनेट है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब 8th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्समैन बना देगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसी किसी भी फील्ड में भेज देगा जहां पर एनर्जी यूज होती है, जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होती है। स्पोर्ट्स में जाएगा तो कुश्ती में भेज देगा जी, क्रिकेट में भेज देगा, फुटबॉल में भेज देगा, भागा दौड़ी चल रही है, बिल्कुल मारपीट उठा पटक ये सब चल रहा है। ये क्या है, मंगल अगर स्ट्रांग होता है, कोई शुभ संबंध में हो, और यही अशुभ संबंध में हो तब ऐसा व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है। किसी भी देश का कोई ऐसा राष्ट्रपति जो अपने आप को, लेट से किसी भी कंट्री का बोल देता हूं, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं नाम नहीं ले सकता, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, उसका कोई राष्ट्रपति है, क्या सेंस ऑफ पावर होगी उसके अंदर। सोचिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश का, सबसे तगड़ी इकोनॉमी का मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, आई एम दी फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। सो राष्ट्रपति ही होते हैं। सोचिए क्या सेंस, उसमें एरोगेंस आने की संभावना है। आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का एक ऐसा राष्ट्रपति जो अपनी पावर के पावर के नशे में मदहोश है, डिसीजन लिए जा रहा है, ऐसे डिसीजन लिए जा रहा है जहां पर उसको सेंस ही नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। मंगल अगर आपके 8th हाउस में हो तो इस तरह के ट्रेट्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मंगल 8th हाउस में ही है, मुझे नहीं पता है, मैंने देखी नहीं है कुंडली उनकी, लेकिन इस तरह के एरोगेंस आपके अंदर आ जाता है। उसके बाद मंगल आपको चोट से बचाता है। अगर चोट लग भी जाए तो आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ऐसा बच्चा जिसका मंगल कमजोर है, वो गिर गया, चोट लग गई, ब्लड निकल आया, दूसरी तरफ स्ट्रांग मंगल वाला व्यक्ति है, ये हाथ झाड़ धूल झाड़ता हुआ ऐसे आ जाएगा, कोई चोट लगी नहीं, ये तो चलता रहता है, दुनिया में छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, मजबूत बनो, ये एटीट्यूड आ जाता है। तो बहुत थिन लाइन है एटीट्यूड, जो पावर वाला एटीट्यूड है और एरोगेंस वाला एटीट्यूड है। सो वो अशुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव ही उसको डिफाइन करता है। मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी, जब 8th हाउस में बैठे होंगे तो 11th हाउस में। 11th हाउस है मेरे सोशल मीडिया सर्कल, बड़े भाई बहन, बड़े भाई को सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहनों को, सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस होंगे, अच्छे संबंध भी होंगे, और एक आपकी राजा टाइप की ना पर्सनैलिटी होगी। हालांकि राजा सूर्य होते हैं, मंगल सेनापति होते हैं, लेकिन सेनापति भी मजबूत होता है। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी होगी कि वो एक स्ट्रांग आदमी है या स्ट्रांग लेडी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक है जिससे संभल के बात करी जाए, नहीं तो गिव इट बैक वाला सीन आ जाता है कि 2 मिनट में वापस कर देता है वो। तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, रेस्पेक्टफुल रहोगे तो रेस्पेक्टफुल ये भी रहेगा, और रेस्पेक्टफुल नहीं रहोगे तो जमीन की धूल चटाने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। या अगर आप दूसरे प्रोफेशनल वे में बोलें तो आपको जमीन मीन्स आपको नीचा दिखाने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। ये होती है मंगल अगर 11th हाउस पर आपको दृष्टि डाल दे तो। पावर एग्जिबिट होती है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ट्रेट्स ऐसे हो जाते हैं, आपका एक ऑरा होता है, आपके चेहरे पर एक तेज होता है। ये सारे तेज क्यों आते हैं? ये जब पावरफुल एनर्जी वाले प्लैनेट्स आते हैं ना, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाता है। अब आप सोचिए कि मंगल की दृष्टि मेरी 11th हाउस के अलावा कहाँ जा रही है। 7th दृष्टि जाएगी 2nd हाउस के ऊपर, और फिर जाएगी 3rd हाउस के ऊपर 8वीं दृष्टि। अष्टम से अष्टम होता है 3rd हाउस। मैं पहले 3rd हाउस पे जा रहा हूँ, 2nd पे बाद में जाऊंगा। अष्टम से अष्टम होता है 3rd हाउस। अष्टम से अष्टम होने की वजह से वो आयु का भी कारक बन जाता है, एक्सीडेंट का भी कारक बन जाता है। सो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वहां आपके 8th हाउस में मंगल बैठा है, वहां पर शनि, राहु, केतु, इस तरह के प्लैनेट्स के संबंध आ रहा है, तो ट्रैवल करते समय थोड़ी सतर्कता बरतें।
अगर गुरु, शुक्र ऐसे पवित्र ग्रहों के साथ संबंध आ रहा है तो ये आपको चोट लगने के बाद भी बचा ले जाएंगे, स्पेशली गुरु। सेकंड हाउस में सेकंड हाउस परिवार का होता है, पैसे का होता है। मंगल शुभ है तो आपको एम्पावर ही करेंगे सेकंड हाउस के अंदर, लेकिन अगर अशुभ है तो थोड़ा सा आपका परिवार से संबंधों में कटुता आ सकती है बिकॉज ऑफ योर एरोगेंस। मंगल साधक बना देते हैं, साधना की तरफ जाओगे तो आपको साधना करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इनकी वाइब्रेशंस ही ऐसी होती हैं, इनकी एनर्जी ऐसी होती हैं कि जब आप फोकस करते हो एक डायरेक्शन में तो इनकी एनर्जी आपको चैनलाइज करती है और प्रेरणा मिलती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, इसके अंदर कोई ऐसी ट्रेट नहीं है कि ये जैसे शुक्र हैं वो भोग विलासिता के प्लेनेट हैं, गुरु ज्ञान के प्लेनेट हैं, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है मंगल के अंदर। मंगल एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये रोकते नहीं है, साधना के लिए भेज देंगे। अच्छा, मंगल बिगड़ा हुआ होगा तो ऐसा तांत्रिक बनेगा, ब्लैक मैजिक वाला। और मंगल शुभ है तो इंसान को ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन बड़ा एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही चंचल। चंचल इन द सेंस बहुत ही नॉटी। कुछ बच्चे होते होंगे, आपने देखा होगा, एक जगह बैठ नहीं सकते, मैंने बहुत देखा है। कुंडली आप उठा के देख लो, मांगलिक निकलेंगे ही निकलेंगे, वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप। एनर्जी देता है मंगल। उसके बाद अगर आप हम बात करें प्रोफेशन में, इसने टॉप पर पहुंचा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्वोच्चता का कारक है। प्रोफेशन में टॉप पर पहुंचाया, मिलिट्री, एकेडमी, पुलिस, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर एनर्जी यूज होती है, टॉप पोजीशन में पहुंचाएगा। पर्सनैलिटी स्ट्रांग देगा। मैलेफिक प्लेनेट यानी अशुभ ग्रह के संबंध में है, प्रभाव में है, तो एरोगेंस भी दे सकता है। आप भूल जाओगे कि आपको बस ये लगेगा कि दुनिया मेरे सामने झुकनी चाहिए, मैं जो बोलूं वही पत्थर की लकीर है। तो वो एरोगेंस भी आ सकता है अगर अशुभ प्रभाव में हुआ। चोट भी लगा सकता है, अगर गुरु बैठे हैं तो बचा भी सकता है। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि परिवार से संबंध थोड़े कटु हो जाएं आपके एरोगेंस की वजह से। बुध 8th हाउस में बैठ जाएंगे तो सौम्य ग्रह है। 8th हाउस थोड़ा स्ट्रगल का है, वहां की एनर्जीज थोड़ी सी हार्ड है, मैं नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा, हार्ड होती हैं। बुध वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, सौम्य ग्रह। देखा होगा आपने, जो सॉफ्ट लोग होते हैं वो ना डिफिकल्ट लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको ऐसा दोस्त चाहिए होता है, ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनकी तरह ही सौम्य हो, सॉफ्ट स्पोकन हो। बुध भी वैसे ही हैं, जहां बैठ जाते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। 8th हाउस में बैठेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे प्रभाव, क्योंकि एनर्जीज इनको इंपैक्ट करेंगी। अब बुध जो है कम्युनिकेशन के कारक है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बोलने में हार्श हो सकता है। अगर इसके ऊपर अशुभ प्रभाव है बुध के ऊपर तो ऐसा व्यक्ति बोलने में हार्श हो सकता है। गुस्सा आ जाए तो अपना आपा खोने के बाद उसको याद नहीं रहेगा कि उसने कितने हार्श वर्ड यूज किए हैं, चाहे उसको बाद में पछतावा होता रहे। बुध बुद्धि का भी कारक है। ऐसे लोग, अगर शुभ प्रभाव है बुध के ऊपर तब तो बुध वैसे वो बड़ा नुकसान नहीं कराता, तो ठीक ठाक पर्सनैलिटी होगी। लेकिन अगर कोई अशुभ प्रभाव आ गया बुध के ऊपर तो ऐसे लोग दब्बू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े ही सहमे सहमे से रहते हैं हर समय, जैसे कोई डरा रहा हो उनको। कोई डरा नहीं रहा है, नेचर है दब्बू होने का। बहुत जल्दी ओपन नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि बुध जो है वहां पर दब गया है। बुध के ऊपर अशुभ प्रभाव है, 8th हाउस की एनर्जीज उसको दबा रही हैं। ऐसे लोगों को बुध मैथ्स के कारक हैं। अगर अशुभ प्रभाव है तो बड़े मैथमेटिशियन बनते हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस बहुत होती हैं। अभी तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं आज की तारीख में। हमने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है, या पुराने ज़माने में जो सीखते थे, एक-एक चार्ट हाथ से बनाते थे, एक-एक एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशन हाथ से करते थे। मैथमेटिशियन बनाती है बुध अच्छा प्रभाव हो तो। एस्ट्रोलॉजर बनाती है आपको। तंत्र मंत्र में उतना नहीं बोलूँगा जितना कि कैलकुलेटिव साइंस की बात करूँगा मैं आपसे। बुध आपको मनी का कारक भी है। बुध पैसा बहुत अच्छा देता है अगर शुभ प्रभाव हो, क्योंकि बिज़नेस का कारक है ना। बिज़नेस करवाता है, बिज़नेस से क्या आता है? पैसा आता है। अगर कोई कहता है कि बुध पैसे का कारक नहीं है, उनसे पूछिए फिर बिज़नेस का कारक क्या है? बिज़नेस का कारक बुध भी है, शनि भी है। शनि मेहनत से करवाता है, बुध अकाउंटिंग से करवाता है, अकाउंटिंग से संबंध आता है बुध का। उसके बाद क्या है, ऐसे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है। एलिफेंट मेमोरी एक वर्ड है इंग्लिश के अंदर जो यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों को 50 साल पहले की बात भी याद है, आपके दादी बाबा कहानी सुना रहे हैं 50 साल पुरानी,
उसको बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी। बुध का प्रभाव है जो आपको एलिफेंट मेमोरी देता है। बीमारियों की बात करूं तो बीमारी बुध जो है स्किन प्रॉब्लम देते हैं जनरली। अच्छा, बुध का एक ऐसे प्लेनेट है ना, ये है नॉटी, चंचल राजकुमार। किसी का बहुत बड़ा नुकसान नहीं कराते ये, चाहे अशुभ हो शुभ हो, मेजर प्रॉब्लम नहीं देते हैं ऐसी कुछ भी। बोलने से रिलेटेड दे सकते हैं, मतलब यू कैन स्टिल सर्वाइव। प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग हकला सकते हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं देते कि ज़िंदगी भर तुम स्ट्रगल करते रहोगे। ऐसा नहीं है इनके साथ में। ये राजकुमार हैं, बच्चों वाला बिहेवियर है इनका। सो बुध जब बीमारी देते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। नर्वस सिस्टम आपका वीक हो सकता है, कुछ इस तरह की बीमारी हो सकती है जो इससे रिलेटेड हो। आपको एक्सप्रेसिव नहीं बनने देंगे अगर अशुभ प्रभाव है, और अगर अशुभ प्रभाव नहीं है तो बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेसिव होगे, गजब के एक्टर बन सकते हो आप। बुध से आपने आई डोंट नो कितना सुना होगा, राहु को जनरली बोला जाता है एक्टिंग के लिए, बुध से भी होती है, शुक्र से भी होती है, तो बुध भी रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ती है, तो मैंने बताया ही कि बिजनेस का कारक है, पैसा देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं बुध, क्योंकि सेकंड हाउस को डायरेक्टली देख रहे हैं। वो वेल्थ एक्यूमुलेशन का हाउस है। परिवार से संबंध अच्छे देते हैं, आप लोगों को परिवार का अच्छा सुख मिलता है। खाने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग, इनको खाना खिलाओ और दिल जीत लो, वो वाली कहानी हो जाती है इनकी। उसके बाद ऐसे लोग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं अगर इनका बुध अशुभ प्रभाव में ना हो। अब आप मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, मैंने अब तक जितनी बातें कही मैं उसको समराइज करता हूँ। 8th हाउस में बुध हालांकि हैवी एनर्जीज के अंडर में होता है, उसके बावजूद भी आपको शायद पर्सनैलिटी स्ट्रांग ना हो, आप एक दब्बू किस्म के लोग हो, लेकिन आपको बहुत सक्सेसफुल बनाता है, वेल्थ एक्यूमुलेट कराता है। आप किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस होती हों, आपका बिजनेस हो सकता है, आप मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप सडन बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आपके बुध के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं, सडन गेन्स दे देगा और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं। ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं देता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। नर्वस सिस्टम एक थोड़ा-सा एक माइनस पॉइंट है, जहाँ पर अगर कभी बीमारी दी, बहुत ही अशुभ प्रभावों में आ गए किसी के, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसको माइनस कर दूँ तो बुध कभी भी ज़िंदगी में ऐसी स्ट्रगल नहीं देते जिसके बिना आप सर्वाइव ना कर सको। बहुत ही सौम्य प्लैनेट हैं, बहुत ही चंचल प्लैनेट हैं, राजकुमार हैं, सबका ध्यान रखते हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपको बोलने की कला देते हैं। जब आप बोलते हो तो दुनिया सुनती है, और सुनती है और सुनना चाहती है। 2 चीज़ें हैं, सुनती भी है उस टाइम पर और आपसे इम्प्रेस होके आपको दोबारा सुनना चाहती भी है। तो अ, आप बहुत ही आर्टिस्टिक ओरेटर होते हैं, बोलने की कला है आपके अंदर। अ, आप दुनिया को जीत सकते हैं क्योंकि आपके अंदर अ, इतनी इतनी कैल आपके अंदर इतनी क्वालि मैं शब्दों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समाहित कैसे करूँ? इतनी क्वालिटीज़ हैं बुध की कि वर्ड मुझे सोचने पड़ रहे हैं। हर चीज़ दे रहा है बुध। आपको किसी चीज़ से ऐसी कोई आपको ज़िंदगी में चीज़ नहीं दे रहा है जिसको आप सर्वाइव ना कर सको, एक सक्सेसफुल लाइफ़ ना जी सको। सो बुध आपको सब कुछ देता है जो इस वीडियो का टाइटल था। अगर उसको मैं कैटेगराइज़ करना चाहूँ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो बुध मेरे टॉप 3 प्लैनेट्स में होगा जो आपको ज़िंदगी में सक्सेस देता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, हमें प्रोत्साहन बना रहता है और ऐसे वीडियो लेकर हम आगे आते रहते हैं। गुरु 9th हाउस के तो स्वाभाविक कारक हैं। अपने से 12वें स्थान पे चले गए तो गुरु का कमज़ोर होना बनता है, गुरु यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। 8th हाउस कारक है साधना का, गुरु कारक हैं ज्ञान के। गुरु अगर अच्छे स्वभाव में, अच्छे संबंध में होंगे, यानी कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और कोई मैलेफिक यानी कि कोई अशुभ दृष्टि इनके ऊपर ना हो, अशुभ संबंध ना हो, साधना की तरफ चले जाओ आँख बंद करके। बिल्कुल आपको आपको जीवन में ऐसी भावनाएँ आने लगेंगी कि मैंने भौतिक जीवन जी लिया,
मैंने अपने बच्चे पाल लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ खड़ा कर दिया, अब मुझे साधना की तरफ जाने दो। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि लोग, कंपनी के सीईओ बहुत पैसा कमाने के बाद वन फाइन डे कहते हैं कि अभी मेरा हो गया। अभी रिसेंट एग्जाम्पल था न्यूज़ के अंदर कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास की तरफ चले गए। बोले अब मुझे बस, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया जीवन में, मुझे भगवान को प्राप्ति करने दो, या मुझे मन में शांति चाहिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, बहुत हुआ बस करो। ये भावना कब आती है? गुरु अगर 8th हाउस में बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि संन्यास यानी आपकी तरफ वो अ, साधना का भाव है, सही वर्ड है साधना, साधना का भाव है। आपको प्रेरित करेगा साधना करने के लिए, और आपको जो मन में इच्छा है ईश्वर को प्राप्ति की साधना के थ्रू, वो पूरी होगी, कन्फर्म्ड होगी। शुक्र से उल्टा है, शुक्र साधना की तरफ जाने नहीं देता और गुरु वापस आने नहीं देता। अभी बहुत बहुत केसेस हैं जहां पर लोग आईआईटी में पढ़ रहे थे, इस्कॉन मंदिर के वो गौर गोपाल दास जी हैं, उनकी तरह और भी लोग हैं जो पढ़ाई करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं टॉप टॉप की पढ़ाई कर ली, मुझे पता है मैं जिंदगी में करोड़ों रुपए का पैकेज कमाऊंगा, लेकिन ये मेरे जीवन का मकसद नहीं है। जीवन का मकसद दिलाते हैं गुरु, शुक्र मकसद से भटकाते हैं। शुक्र आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे कि पैसा ही सब कुछ है, गुरु कहेंगे ज्ञान ही सब कुछ है। ये डिफरेंस है। अभी क्या मैंने बात करी थी कि अरबपति कैसे बनते हैं? शुक्र बना सकते हैं अरबपति, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई शक नहीं है, कारक हैं वो उसके। गुरु भी बनाते हैं। गुरु की सेकंड, जब आप देखोगे दृष्टि 8th हाउस से 2nd हाउस के ऊपर पड़ती है, और 2nd हाउस आपके लिक्विड कैश का भाव है। तो जब 2nd हाउस के ऊपर पड़ेगी तो आपका बैंक बैलेंस एक्यूमुलेट होगा, आपके ऊपर अथाह संपत्ति आ सकती है, क्योंकि मैंने बात करी थी 8th हाउस में बैठा प्लेनेट या तो सर्वोच्चता को प्राप्त करता है या निम्नता को प्राप्त करता है। अगर आपके गुरु के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, सर्वोच्चता में वह आपको टॉप पोजीशंस, फाइनेंशियली बहुत टॉप पोजीशन पर पहुंचा सकता है। संबंधों में आपको संबंध, आप सबसे अच्छे संबंध रखोगे, अशुभ प्रभाव नहीं है तो आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, आप बहुत फेमस होगे अपने सर्कल में, अपने परिवार में, एक रेस्पॉन्सिबल मैच्योर व्यक्ति की तरह आपको देखा जाएगा। और वहीं अशुभ प्रभाव हो गया तो इज्जत नहीं होगी, सर्कल में अनचाहे दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि अशुभ प्रभाव है, और 2nd हाउस जो है परिवार का है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है 12वें भाव के ऊपर भी, आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं। अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, आप बोलोगे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो गुरु बचाते हैं। कोई ऐसी, क्योंकि 8th हाउस तो एक्सीडेंट देगा, 12th हाउस आपको एक्सीडेंट देगा, लेकिन बचाएगा तो गुरु। जिंदगी में इससे बड़ी कोई चीज है कि आपकी जिंदगी बच जाए? भगवान ना पैसा दे, भगवान ना कुछ दे, अगर आपका शरीर ही नहीं है तो आपके पास क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि गुरु से बड़ा कोई प्लेनेट है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों नहीं बैठे हैं, वो 8th हाउस में ही क्यों नहीं बैठे हैं, लेकिन तब भी बचाते हैं। वो, उनका काम ही बचाना है, वो रक्षक हैं आपके, वो आपके परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, वो हैं वो। दूसरा और क्या होता है, ये संघर्षों से बचाते हैं। 8th हाउस संघर्षों का कारक है। जीवन में इंसान, जब मैंने अभी शुरू में भी बात की थी कि इंसान को जो लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही हर चीज़ क्यों होती है, ये जनरली मैं कंसल्टेशन में भी सुनता हूँ। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं कि मैं ही क्यों, हमेशा मुझे मेरे साथ ही क्यों होता है, ये गलतफहमी है। ये हर एक के साथ होता है। कोई भी सब स्ट्रगल जो है, कोई भी चाहे सिल्वर स्पून लेकर ही पैदा क्यों ना हुआ हो, जिंदगी के किसी ना किसी एस्पेक्ट में उसको संघर्ष मिलता ही मिलता है। गुरु अगर शुभ स्थिति में वहां बैठे हुए हैं, संघर्ष कम कर देंगे, आशीर्वाद देते हैं उसके ऊपर कि बेटा तू मेहनत कर, तुझे मैं दूंगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर भी पड़ती है। 4th हाउस कारक है मेरे लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, सुख का, माता का। माता के सुख में वृद्धि करेंगे, माता को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपके ऊपर माँ बाप का साया बना रहेगा, आपके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी बनेंगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनेंगी, आपका सुख सुविधाएं होंगी। देखिए मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, शुक्र भी सुख सुविधा का कारक होते हैं, लेकिन गुरु जो देते हैं वो ज्ञान की वजह से जो आप अर्जित करते हो ना, वो वाली भी आपको शुक्र आपको शायद लॉटरी से दे दें, हालांकि राहु देता है, लेकिन शुक्र, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, शॉर्टकट से आपको किसी शॉर्टकट से पैसा मिल गया, हो गया।
गुरु शॉर्टकट से नहीं देंगे, गुरु आपको इस काबिल बना देंगे कि आप वो सब खरीद पाओ, वो सब आप अर्जित कर पाओ अपने जीवन में मेहनत के थ्रू। ये डिफरेंस होता है मेन शुक्र के द्वारा दिए गए पैसे, राहु के द्वारा दिए गए पैसे या गुरु के द्वारा दिए गए पैसे में। अच्छा, ऐसा क्या होता है, 8th हाउस जो है अभिशाप भी है और आशीर्वाद भी है। हम ये बार-बार बोलते आ रहे हैं। अभिशाप क्या है कि भाई सडनली ऊपर चले गए क्योंकि दशा ऐसी आई, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु की दशा आ गई। लेकिन हमारे गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देकर बचा ले जाते हैं। या आपको एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि केवल आप ही बचे, कोई बचा ही नहीं। जैसे एयर इंडिया के सर्वाइवर, 300-400 लोग मर गए लेकिन ईश्वर को प्यारे हो गए, लेकिन उस व्यक्ति को वो अपने पैरों पर चल के बाहर आ गया। इतनी बड़ी कृपा होगी ईश्वर की उसके ऊपर, ये समझिए। कोई अच्छे काम ही किए होंगे उसने जीवन में, इसलिए वो बच गया। तो गुरु कहते हैं आप अपने कर्मों को ध्यान रखो, आप अपने कर्म अच्छे करते रहो, देखने वाला मैं बैठा हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो। ये होती है गुरु की महिमा। अगर वो 8th हाउस में बैठे हों, अरबपति, करोड़पति सब भूल जाओ, इसके ऊपर जाके देते हैं वो। जितना इनफेमस किया गया है ना, जितना बदनाम किया गया है 8th हाउस को, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं, लेकिन अगर सही स्थिति में बैठे हुए हैं, ज़्यादा मैलेफिक अशुभ प्रभाव नहीं है ग्रहों के ऊपर, ग्रह हमें फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देते हैं। सबसे पहले शुक्र का स्वभाव समझिए। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। हालांकि वो राक्षसों के गुरु थे, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव जो है सौम्य है। किस किस चीज का कारक है? पैसे का कारक है, दुनिया की जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका कारक है, शादी का कारक है, शादी में जो भी सुख मिलते हैं उनका कारक है। शुक्र का स्वभाव क्या है कि जहां बैठ जाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, वहां की एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब पवित्र प्लेनेट होने के नाते एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल देती है, जो जिंदगी में पेन देती है, तो यहां पर शुक्र अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सिमिलरली बुध के साथ भी होता है। ये जो हमारे सौम्य प्लैनेट्स है ना, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये जहां बैठेंगे उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा ढालना शुरू कर देते हैं। वहां की जो रेज हैं या वहां की जो एनर्जीज हैं, रेज गलत वर्ड है, एनर्जी सही वर्ड है, उसको एब्जॉर्व करेंगे तो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेंगे। अब एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर थोड़ा पेन आता है, जिंदगी के अंदर स्ट्रगल आती है, तो ये भी अपने आप को वहां पर पेन में ढालते हैं और आपको स्ट्रगल देते हैं। बात करें कि शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पर बैठा होगा, अच्छी पोजीशन यानी कि 8th हाउस में तो बैठा ही है अपने आप के अंदर, वहां पर खुद ही अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट, शुक्र नहीं, शनि, राहु, केतु, इस तरह के प्लैनेट से अगर इनका संबंध बन गया मंगल के साथ में, तो क्या होगा? सबसे पहले शादी में दिक्कत कर देंगे, शादी नहीं होने देंगे। ससुराल पक्ष, ये ससुराल का कारक भी है। 8th हाउस जो है ससुराल का होता है। मेरा 7th हाउस मेरा शादी का, स्पाउस का हाउस है, और 8वां भाव में ससुराल का होता है। तो उसके बाद ससुराल से संबंध खराब कर देंगे, मेरी शादी में प्रॉब्लम दे देंगे, हो सकता है मुझे डिवोर्स हो जाए या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिंदगी में जहां पर मैरिज के अंदर हार्मनी ना हो। कभी भी यह मत सोचिए कि शादी का वर्ड, शादी में हार्मनी ना होना केवल डिवोर्स ही होता है, नहीं। लोग अलग अलग भी रह सकते हैं, ये कलयुग है। यहाँ पर लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं, अलग अलग देशों में नौकरी करते हैं। प्रोग्रेसिव होने की वजह से मैरिज में हार्मनी नहीं होती, लेकिन शादी चलती है। तो ससुराल से संबंध खराब, मैरिज में हार्मनी ना होना, ये सब 8th हाउस में शुक्र जब बैठे होते हैं पाप ग्रहों के संपर्क में, तब होता है। अब लग्जरी की बात करी हमने। लग्जरी आप खुद ही बताओ कि जब शुक्र अनकंफर्टेबल हो गए तो क्या उनको लग्जरी इजीली दे देंगे? कॉमन सेंस है, नहीं देंगे। ये कोई भी प्लेनेट हो, ये अब आप ना कॉन्सेप्ट समझना शुरू करो कि किसी प्लेनेट का क्या कारकत्व है। अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसका नैसर्गिक प्रभाव क्या हो जाएगा। वो खुद वहां पर सफोकेटेड फील कर रहा है कि यार मैं नहीं कंफर्टेबल हूं, मैं कैसे दूं रिजल्ट्स अपने। और यही शुक्र अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, कोई शुभ दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, एक देव गुरु हैं, एक राक्षस गुरु हैं, दानवों के गुरु हैं,
दोनों की, लेकिन गुरु की दृष्टि तो पवित्र है जी, कुछ भी कह लो। उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो इनकी जो अनकंफर्टेबल होने की जो स्थिति है उसमें कमी आती है। फिर ये क्या देते हैं? शादी का सुख भी देते हैं, ये आपको लग्जरी भी देते हैं, ये आपको सडन पैसा भी दे देंगे, क्योंकि एट्थ हाउस सडननेस का कारक है। मैं बार बार यह बात रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद इंसान जब फाइनेंशियली जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने सर्वोच्चता की बात करी। या तो टॉप पर पहुंचाता है या बिल्कुल बॉटम में लाकर देता है। शुक्र फाइनेंशियल गेन्स के भी कारक हैं। लग्जरी क्या होती है? लग्जरी क्या बिना पैसे के आ सकती है? कि मैं कार हो मेरे पास लेकिन पैसा ना हो, ऐसा होता ही नहीं ना। पहले तो आपके पास पैसा होगा फाइनेंशियल, तब आप उससे कार खरीदोगे। तो शुक्र कारक है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन में आपको टॉप पर पहुंचाता है, तो इतने फाइनेंशियल गेन्स देता है। उसके बाद साधना कर पाएगा क्या ऐसा व्यक्ति? एट्थ हाउस किसका कारक है? एट्थ हाउस के क्या भाव के कारकत्व हैं? साधना कराता है एट्थ हाउस, रिसर्च कराता है, एस्ट्रोलॉजी में ले जाता है, ऑकल्ट में ले जाता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, तांत्रिक बन सकते हैं, लेकिन साधना नहीं कर सकते। क्यों? शुक्र भोग का कारक है। मैंने बताया था अभी, शादी के अंदर जितने भी सुख होते हैं उसका शुक्र कारक है। तो जब आप भोग रहे हो तो साधना की तरफ नहीं जा सकते। साधना की तरफ सिर्फ वही जा सकता है जो अपने भौतिक सुखों को पीछे छोड़ दे, उनको दूर कर दे अपने आप से, तभी आप साधना में लीन हो सकते हो। वरना बहुत आप आंखें बंद करोगे ध्यान करने के लिए और आंखों के सामने मूवी का सीन आ रहा है, या कल क्या हुआ था मेरे जीवन में उसका सीन आ रहा है। तो भौतिकता के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि शुक्र कारक है, भौतिकता का साधना नहीं करने देगा। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है, अब इनकी क्या होता है, शुक्र की जो सातवीं दृष्टि होती है एट्थ हाउस से सेकंड हाउस के ऊपर भी जाती है। एक ही दृष्टि होती है शुक्र की। सो सेकंड हाउस मेरी स्पीच का है, सौम्यता लाता है अगर अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ है। खाने पीने के शौक होंगे। अगर शुक्र थोड़ा बिगड़ा है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है उसके ऊपर, ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि नशों से दूर रहें, खान पान में सावधानी बरतें। ऐसा कोई भी खान पान ना करें जैसे कि नॉन वेज, जैसे कि कोई भी तामसिक भोजन जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर वो खान पान खराब होगा तो आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। बात करें वाणी की, अच्छी मैंने अभी बताया कि सौम्य वाणी देगा, आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी आप जब फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हो, चार लोग एक्स्ट्रा ही आपके पास आके चिपकते हैं कि कोई तो मुझे गेन हो ही जाएगा। पोजीशन पे पहुंचाता है शुक्र, आप अच्छी पोजीशन पे हो, आपके पास अच्छा पैसा है, चार लोग बिना बात के या स्वार्थी होते हैं मन में, किसी गेन के मन में उनके होगा कि मुझे कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा, इनके साथ मैं टच बना के रखूँ, होता है ना। अरे मेरे पुलिस वालों से संबंध है, अरे मैं उनको जानता हूँ, कभी चालान में फंस गया तो कॉल कर लूँगा। अरे मैं मंत्री जी को जानता हूँ, कुछ होगा तो मैं उनके एक बार फ़ोन करा लूँगा। उनके पीए को जानता हूँ, मंत्री जी तो भूल जाओ, पीए को जानता हूँ। उनके घर में जो काम करते हैं मैं उनको जानता हूँ, अरे वो रिकमेंडेशन दे देंगे। तो हर तरह की दुनिया है, लोगों को चाहिए कि बस एक कनेक्शन निकल जाए और उनका काम निकल जाए, वहाँ उनका तो स्वार्थ है। हमें क्या करना है? हमें अपना ध्यान देना है कि अगर मेरा शुक्र ठीक-ठाक है, किसी भी अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो ज़िंदगी में अच्छा मिलेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी वाणी का ध्यान रखें। साधना की तरफ आप ना जाएँ तो अच्छा है, साधना की तरफ जाएँगे तो फेल हो जाएँगे। शनि का स्वाभाविक स्थान है एट्थ हाउस। शनि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल जीवन में कराना शनि का काम है और एट्थ हाउस का काम भी है मेहनत कराना। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल। भाई दोनों भाई एक जैसे। एट्थ हाउस बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं तो स्ट्रगल कराऊँगा ही, और शनि कहते हैं अरे भाई सोने पे सुहागा, मैं भी तो वही कराता हूँ। तो शनि पावरफुल फ़ील करते हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, शनि जब बैठ जाए एट्थ हाउस के अंदर तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो तंत्र-मंत्र की तरफ बहुत जाता है। साधना का हाउस है ना एट्थ हाउस। तो शनि आपको एस्ट्रोलॉजी, साधना, तंत्र मंत्र की तरफ लेकर जाएँगे फॉर श्योर। आपका नैसर्गिक शौक होगा इस तरफ आपका ध्यान जाए। आप एक एडिशनल स्किल अपनी डेवलप करना चाहें या इस लाइन में अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहें। ऐसे लोग ना कपटी नहीं होते, क्योंकि ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े ही मैच्योर होते हैं और जीवन में इन्होंने बहुत कुछ देखा होता है।
मैच्योरिटी इनकी पर्सनैलिटी में झलकती है। बहुत सजने संवरने के शौकीन नहीं होते, साधारण वेशभूषा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व होता है, गंभीर किस्म के लोग होते हैं और साधना या तंत्र की तरफ या एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं। शनि 8th हाउस में बैठ जाए तो अरबपति तो छोड़ो, खरबपति भी बना देगा, लेकिन शॉर्टकट से नहीं बनाएगा। आपको मैंने याद हो तो मैंने एक बात कही थी, अमीर बनने के बहुत तरीके हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट कौन सा लेना है वो प्लेनेट डिसाइड करेगा जो आपकी कुंडली में प्लेस्ड है। तो शनि जब भी बैठा होगा एथ हाउस के अंदर, ये शॉर्टकट लेने ही नहीं देगा। आपकी एटीट्यूड ही नहीं है कि मैं लॉटरी से पैसा जीत जाऊं, मैं सट्टा लगा लूं, मैं गेमिंग ऐप पे चला जाऊं, ऑनलाइन ऐप पे चला जाऊं, जाने ही नहीं देगा। आपके अंदर होगा मैं मेहनत कर लूं, मैं आईआईटी में चला जाऊं या मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं सीए बन जाऊं, करोड़ों रुपए का पैकेज मिल जाए, ये एटीट्यूड होगा आपका, मेहनत वाला एटीट्यूड। शनि मेहनत कराते हैं, शनि शॉर्टकट नहीं कर देते। उसके बाद शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, हम सबको पता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पर। अब शनि प्रोफेशन के हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो प्रोफेशन की बैंड बजने वाली है, ये बात लिख लो। वर्क प्लेस पर मेहनत, घिसना, अपने आप को घिसना, बिल्कुल एड़ी चोटी का दम लगा देना, तब सक्सेस मिलना, ये शनि करवाएंगे। रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, ड्यू रिकॉग्निशन, ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा। लोग, आप क्योंकि मेहनती हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। आप एक काम खत्म करते हो, 10 और ला कर देते हैं, क्योंकि आप सज्जन हो। दुनिया तो सज्जन नहीं है ना, दुनिया तो बड़ी कठोर है, दुनिया छोड़ती नहीं है, जो सीधा है उसका और फायदा उठाती है। यह आपके साथ समस्या रहेगी जिंदगी भर। आप वर्क प्लेस पर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे, आपको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा और आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होगे सक्सेस के, अपने वर्क प्लेस के। लेकिन लोग कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो जो कहते हैं आप सुनते हो, आप मेहनत करते हो और उनको काम करके दे देते हो। तो गलती, आई डोंट नो, मैं जज नहीं करना चाहता किसकी है, ये नेचर की बात है। आपका स्वभाव मेहनत करने का है, आप करते हो। प्रोफेशन में कहने की बात यह है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वर्क प्लेस पर आपके जूते घिस जाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस के ऊपर। तो क्या करेंगे, पैसा एक्यूमुलेट यानी जोड़ने में, जमा करने में स्ट्रगल दे देंगे। ऐसे लोगों को मैं रेमेडी देता हूं कि पैसा कभी भी अपने अकाउंट में ना रखें। क्यों? क्योंकि धन को जमा करने में दिक्कत आती है। पैसा आएगा, कमा रहे हैं करोड़ों, बैंक बैलेंस है बहुत कम। क्यों? क्योंकि खर्चे आ जाते हैं कहाँ से, अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं चलता। सब कुछ सही चल रहा था, अगले महीने की प्लानिंग करी कि यार 50,000 तो आराम से मैं एफडी में डाल दूंगा, और 1 लाख रुपए का मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है, 2-3 लाख रुपए, अच्छी सैलरी है मेरी 5 लाख रुपए की, मैंने सब सेट कर लिया। पता चला कि मैं बहुत बड़ी कार रखता हूँ, कार खराब हो गई, 2 लाख रुपए घुस गए इसके अंदर। पता चला कोई रिलेटिव है वो बीमार हो गया, उसको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। अब इंसानियत के नाते पैसे तो आप दोगे, आप शनि से प्रभावित हो, ये बात तो मान लो। 2 लाख रुपए वहाँ दे दिए, तो जितनी आपने प्लानिंग करी थी सब धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि शनि पैसा जुड़ने नहीं देते, और जब जुड़ने देते हैं तो फिर इतना अंबार लगा देते हैं पैसों का कि आप गिन नहीं पाओगे। शनि के साथ यही समस्या नहीं है, उनका नेचर है। वो आपको देते हैं लेकिन जिंदगी के उत्तरार्ध में देते हैं। उत्तरार्ध ही होता है ना, बाद वाला, उत्तरार्ध, हाँ। शनि लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में देते हैं। 42 साल की बात, ऐसे लोग जिनका शनि एथ हाउस में हो, आप देखना 42 साल की उम्र के बाद उनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा, और ऐसा बदलाव जो लाइफ को 360 डिग्री टर्न दे दे, अपसाइड डाउन कर दे। शनि कष्ट नहीं देते, मेहनत कराते हैं, और देते हैं तो अरबपति खरबपति भूल जाओ, बहुत देते हैं, बहुत, क्योंकि उन्होंने आपसे मेहनत कराई है। शनि के मेहनत करे हुए लोग मैच्योर होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तूफानों का सामना करना जानते हैं, कठिनाइयों का सामना करना जानते हैं, और जब वो जीत कर आते हैं तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ विक्ट्री, सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंट, अब क्या बोलूं मैं उसको, कि इतना
गर्व महसूस होता है इंसान को कि यस आई डिड इट, 42 साल की उम्र में किया, बट आई डिड इट, आई स्वयं अक्रॉस द करंट, मैं धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बहा हूं, मैंने तैराकी की है अपोजिट डायरेक्शन में धारा के, और मैं जीता हूं। धारा की डायरेक्शन में बह के तो कोई भी स्विमिंग कर ले, अपोजिट बह कर दिखाओ और फिर करके दिखाओ। वो सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिवनेस जो आता है वो शनि देते हैं। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि आती है 5th हाउस के ऊपर। जितनी ज़्यादा दृष्टियां एक पाप ग्रह की, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। 5th हाउस मेरी संतान का है, मेरे लव लाइफ का है, प्यार का है, स्टॉक मार्केट का है, एजुकेशन का है। ब्रेक दे देंगे, एजुकेशन में ब्रेक दिखेगी आपको। हो सकता है आपके पेरेंट्स किसी ट्रैवल वाली जॉब में हो, आप बीमार पड़ गए, बोर्ड के एग्जाम ही नहीं दे पाए, छूट गया, साल खराब हो गया। फॉर एनी रीजन देयर विल बी अ ब्रेक इन योर एजुकेशन। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट में पैसा भूल कर ना लगाएं। और लव लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि वाले लोग थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, इनको शुक्र वाली भाषा नहीं समझ में आती है। जो एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मीठा मीठा बोलो, चांद तारों की बातें करो, एक अलग दुनिया में ले जाओ जब साथ बैठे हो, वो सब नहीं आता इनसे। वो कहते हैं ना, मुझसे फालतू बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करो। प्रैक्टिकल बात करोगे और इस चक्कर में इनकी लव लाइफ की बैंड बज जाती है। अब राहु 8th हाउस में तो स्ट्रांग होता है। रीजन क्या है? उसका फेवरेट प्लेस है ये। राहु का काम क्या है? भेष बदलना, दूसरों को धोखा देना, रिसर्च, मतलब बहुत गहरी जाके जासूसी करना, इस टाइप की चीजें होती हैं राहु कैरेक्टरिस्टिक्स। 8th हाउस किस चीज का चीज है? किस चीज का भाव है? गहन अध्ययन का, रिसर्च का, जासूसी का, ऑकल्ट का, तांत्रिक का, ज्योतिष का, ये सब चीजों का। सडन गेन, सडन लॉसेस, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स राहु वाली हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि शनि और 8th हाउस का बड़ा अच्छा मिलन है, क्योंकि वो स्ट्रगल भी देता है, लेकिन राहु का भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि सडननेस भी तो है ना वहां पर, अंधेरा भी तो है, डार्कनेस भी तो है, तंत्र भी तो है, मंत्र भी तो है। तो ये सब चीजें, राहु जब 8th हाउस में आएगा तो स्ट्रांग होता है, ये बात समझिए। उसका फेवरेट प्लेस है। डिल्यूजनल पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग जो दिखाई देते हैं वो अंदर से होते नहीं हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका राहु 8th हाउस में हो, विश्वास थोड़ा संभल के कीजिएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो, उसकी एक पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाने के लिए है, और दूसरा जो रूप है उसको अंदर से पता है कि वो क्या चीज है। समय आने पर दूसरी पर्सनैलिटी दिखाने में देर नहीं करेगा वो व्यक्ति, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अब राहु और क्या करेगा? राहु आपको साधना की जगह मैं यूज करूंगा तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा लेकर जाएगा, क्योंकि राहु का काम वही है, तंत्र मंत्र की तरफ ले जाओ। ज्योतिष का भी दे सकता है, तंत्र में ज्यादा वर्ड यूज करूंगा ज्योतिष के मुकाबले या साधना के मुकाबले। सडन गेन, सडन लॉसेस दे सकता है, क्योंकि राहु, मैंने बताया है पहले भी, शॉर्टकट का कारक है। ये मेहनत अवॉइड करता है। ये आपको जिंदगी में इंस्पायर करेगा कि शॉर्टकट अपनाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क क्यों करना है। उस स्मार्ट वर्क की वजह से आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन करो स्मार्ट वर्क ही, शॉर्टकट ही लो, लॉन्ग कट से जाना ही नहीं है। सट्टे में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, क्रिकेट की गेमिंग ऐप आती है उनके ऊपर लगाओ, कुछ भी 50 तरीके से शॉर्टकट है दुनिया में अवेलेबल। जुआ खेलो, ये इंस्पायर करेगा। आपको बचना है। राहु की ये पोजीशन ही ऐसी है कि ये आपको, मन को विचलित करके उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पर आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे जिंदगी में। लेकिन समझदारी उसी में है कि आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। गुरु का प्रभाव आ जाएगा तो वो आपको ऐसी स्थिति से बचाएंगे। और अशुभ प्रभाव आ गया, मंगल, शनि, केतु, कुछ भी, केतु का तो आना ही है, केतु 7वें स्थान पर होता है, सेकंड हाउस में बैठा होगा केतु, तो उसकी बात नहीं करते हैं। शनि, मंगल, अगर इनका प्रभाव आ जाए तो क्या होगा? इनका प्रभाव आएगा तो ऐसा व्यक्ति एक्सेसिव रिस्क लेने की उसकी आदत हो जाएगी। एक होता है ना कि जैसे कुछ भी दांव पे लगा दिया जुए में,
मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि अगर मैं ये बाजी हार गया तो मैं दुनिया क्या किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उसे तो दाँव खेलना है। वो तो रिस्क लेगा या तो आर या पार और सोचे बिना लगा देगा दाँव पर। एक्सेसिव रिस्क लेने की आदत अगर ये मैलेफिक प्रभाव में आ गया तो। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि अमित जी मेरा सब कुछ चला गया। सब कुछ क्यों चला गया? क्योंकि एक दिन मैंने ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया कि या तो आर या पार, या तो मेरे पास 20 लाख या मेरे पास 2 करोड़। मुझे 1,80,000 का प्रॉफ़िट हो रहा था, मैं कूद गया आँख पट्टी बाँध कर और हार गया। तो जो था गया, आज मैं सड़क पर हूँ। तो गलती किसकी है? आपके इम्पल्सिव डिसीजन की। प्रेरक कौन है? राहु। मैंने बहुत देखा है राहु इन 8th हाउस में। उसके बाद राहु विदेश का कारक भी है। राहु कम्युनिकेशन का कारक भी है। राहु ऐसे व्यक्तियों को विदेश में सेटलमेंट दे देगा। ऐसे व्यक्तियों का प्रोफेशन विदेश से संबंधित हो सकता है। ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक भी है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। अगर अच्छा ना बैठा हो तो देखना घर में आए दिन इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते रहेंगे। कभी कार खराब, कभी मिक्सर खराब, कभी फ्रिज खराब, कभी जनरेटर खराब, कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। दशा जब आती है तो बेसिकली ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर खराब होता रहता है। किसी का राहु खराब प्लेस्ड है, उसकी दशा आ गई है या कुछ ऐसा गोचर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको सडन गेन, सडन लॉसेस, उसके बाद एक्सेसिव रिस्क लेने की आदत, तंत्र मंत्र विद्या की तरफ जाना, विदेश में सेटल कराना। राहु विदेश में सेटल करा के मानता है अगर 8th हाउस में बैठा हो तो। 6, 8, 12 ऐसे भाव हैं जहाँ राहु बैठा होता है तो विदेश में सेटलमेंट वर्ड वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, जाना नहीं। जाते तो सब लोग हैं आज की तारीख में। सेटलमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेटल होते हैं, अपना घर बना लेंगे या सदियों तक रह रहे हैं वहाँ पर, ऐसा होता है। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि जाती है फिर राहु की। सेकंड हाउस पे वही पैसा देगा, अथाह पैसा देगा और शॉर्टकट्स के थ्रू। आपने सुना होगा कि ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया, बहुत गरीब हुआ करते थे और फिर उसके बाद वो अरबपति बन गए। कहाँ से आता है? राहु ही तो देता है। ये सब राहु की करामात है। वेल्थ और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ सेकंड हाउस के अंदर। परिवार से संबंध खराब करा सकता है अगर आप अपने बोलने पे काबू नहीं रखोगे। अगर आपके अंदर एक्सेसिव एरोगेंस है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एरोगेंस है, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, आपके अंदर ईगो आ गया है राहु की वजह से, पैसे की वजह से, तो संबंध खराब हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकता है। घर बनने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बिल्डर पोज़ेशन नहीं दे रहा है या गवर्नमेंट ने कुछ केस डाल दिया आपके ऊपर कि नहीं ये तो सरकारी मकान था, जब आपने ली थी तो क्लीन था। कुछ ना कुछ करके प्रॉपर्टी का पंगा फँस जाएगा। कुछ ना कुछ करके परिवार से संबंध खराब हो जाएँगे, विदेश चले जाओगे, घर से दूर चले जाओ। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप अपने घर से दूर रहो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि राहु विदेश से जोड़ता है आपको। उसके बाद फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दे देता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके अंदर रिस्क लेने की आदत भी है, आप सोचे समझे बिना काम भी कर देते हो, इस चक्कर में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। सक्सेस देता है तो बहुत ही अच्छा देता है, पैसा भरमार देता है, शॉर्टकट के थ्रू देता है, व्हिच आई डोंट लाइक पर्सनली। मुझे नहीं पसंद कि शॉर्टकट के थ्रू पैसा आए और उसी तरीके से निकल जाए। मेहनत के थ्रू पैसा आए और रुके, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केतु अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो आपको साधना के लिए प्रेरित करेगा। साधना का हाउस है ये, तो मैं साधना से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे 8th हाउस के अंदर वही दिखती है। स्ट्रगल वगैरह ये सब बाद की चीज़ें हैं, अगर आप राइट डायरेक्शन में चले गए ना, तो फिर ज़िंदगी उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो मेरा आप देख रहे हो कि मैं हर हाउस में साधना से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि साधना ही जीवन का सत्य है, बाकी सब मोह-माया है और केतु मोह-माया से दूर लेकर जाता है। राहु मोह-माया के लिए ऑब्सेशन देता है, आपको माया की तरफ भगाता है और केतु उससे दूर करता है। 8th हाउस में जब केतु बैठ जाता है, तो वो प्रेरित करेगा आपको साधना की तरफ,
पढ़ाई की तरफ, रिसर्च की तरफ, ज्योतिष की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप उसका यूज जनता की भलाई के लिए करोगे। जनता मीन्स दुनिया की भलाई के लिए करोगे। अ, आपको अचानक से गेन्स दे सकता है केतु। अ, आपको इंश्योरेंस दे सकता है जिंदगी में। किसी की इंश्योरेंस की बदौलत आपके जीवन में धन आ जाए। केतु विदेश में भी सेटल करा सकता है, विदेश से संबंध देता है। केतु का मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। केतु आपको जहां पर भी बैठ जाए उससे आइसोलेट करता है। तो क्या होगा, आप कहते हैं ना केतु 12th हाउस में आ जाए तो मोक्ष मिलता है। वो मोक्ष क्या है? मोक्ष वो हमने तो देखा नहीं है मरने के बाद मोक्ष मिलता है या क्या होता है। मैं जो उसका लिटरली मीनिंग समझता हूं, मेरे हिसाब से 12th हाउस आइसोलेशन का होता है। वो ऐसी जगहों का होता है जहां पर आम जनता नहीं जाती है, जैसे कि पुलिस हो गई, यानी जेल हो गया, अस्पताल हो गया। अ, ऐसी जगहों पर इंसान को अकेलापन फील होता है। सो वो जब ऐसी जगहों पर आप होगे जहां पर आपको अकेलापन फील हो, वो भौतिक सुख सुविधाओं से दूर चले जाता है। ये मेरी डेफिनेशन है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग मुझसे सहमत हैं। हम में से किसी ने नहीं देखा कि मोक्ष मरने के बाद किसी को मोक्ष मिला हो या उसने आके बताया हो धरती पर वापस कि मुझे तो मोक्ष मिला था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आई एग्री। लेकिन अगर हम उसे मॉडर्न ज़माने में या मॉडर्न डेफिनेशन से ट्रांसलेट करें, तो ऐसा होता है कि केतु जब विदेश 12th हाउस से संबंध रखेगा, क्योंकि 8th हाउस में बैठ के 12th के ऊपर दृष्टि जाएगी उसकी, तो वो आइसोलेशन में लेकर जाता है इंसान को, चीज़ों से दूर लेकर जाता है। अपने घर से दूर लेकर जाएगा, ऐसे प्लेस इंसान अकेला रहना पसंद करेगा। इसको मोक्ष की डेफिनेशन दी गई है कि जब तुमने भौतिक सुख सुविधाएं ही छोड़ दी, तुम्हें जीवन में और क्या चाहिए? यही तो ईश्वर प्राप्ति है। इसके बाद आपको कुछ बचा ही नहीं अचीव करने के लिए। आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया कि आपको जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपका जीवन सादा, कुछ नहीं चाहिए, जो निमित्त मात्र से जीवन कटता है, आप वो काट रहे हो। प्रभु की प्राप्ति है ये, और क्या चाहिए? ना लालच है, ना एरोगेंस है, ना गुस्सा है, कुछ नहीं है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। यही तो प्रभु की प्राप्ति है। जब तक हम लालची हैं, जब तक हम बुरा कर रहे हैं, हमारा मन में गलत विचार आ रहे हैं, हम प्रभु प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए केतु 8th हाउस से बैठकर जब 12th हाउस को देखता है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति, 12th हाउस वाला बता रहा था मैं आपको कि मोक्ष क्या वर्ड क्या क्यों यूज होता है, वही यहां से भी कनेक्शन आ रहा है। इसलिए मैं जानबूझ के उसको रेफरेंस दे रहा हूं। जब 8th हाउस में बैठेगा तो इंसान दुनिया से दूर होता है। इंसान सेपरेशंस की तरफ जाता है कि मुझे मुझे नहीं चाहिए दुनिया में कुछ भी, आई एम हैप्पी अलोन, मुझे दूर रहने दो। केतु 2nd हाउस पे दृष्टि डालेगा 7वीं, तो क्या करेगा? अगर किसी और राहु के अलावा किसी और मैलेफिक प्लेनेट से या अशुभ संबंध नहीं है, तो एम्पल मनी देता है, बहुत मनी देता है। एम्पल मनी की डेफिनेशन अब करोड़ों बोलूं, अरबों बोलूं, लाखों बोलूं, आई डोंट नो। मेजर करना किसी आसान नहीं है किसी भी चीज़ को। कहने के लिए हम एक यूनिट यूज़ कर लेते हैं भाई। हमने देखा है कि ऐसे लोग करोड़पति भी होते हैं, अरबपति भी होते हैं। पैसा तो देता है, अथाह पैसा देता है, जिसको अनलिमिटेड बोलते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद संतान में दिक्कत ये भी कर देते हैं। संतान में दिक्कत कर देंगे, लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम दे देंगे, एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा, और इन सब से दूर ले जाने की भी प्रवृत्ति होगी कि परिवार से दूर भागेगा इंसान। ये प्लेनेट ही ऐसा है, ये परिवार से, रिश्तेदारों से, दुनिया से दूर भागता है। तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है ना, आई डोंट नो ये क्वालिटी, ये मैं तारीफ करूं उसकी या बुराई है, ये मैं कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाता हूं कि जब मैं हर चीज़ से दूर जा रहा हूं, मुझे प्रभु प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मेरा जन्म तो सांसारिक दुनिया में हुआ है ना, कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। शायद हमारे ऊपर कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि हम अपने परिवार का लालन पालन करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपने बच्चों का, माता पिता का, वाइफ का, स्पाउस का ध्यान रखें। कहीं हम उससे दूर तो नहीं भाग रहे हैं? कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से अकेलेपन का नाम लेकर दूर तो नहीं भाग रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं?
तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी केतु की 8th हाउस में।